बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में हम क्रिटिकल रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था वीके मेहताब बुक का। सो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, शंट जनरेटर हमारे पास क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस कैसा होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरह के लेता हूँ कि आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। सो दिस इज द फील्ड वाइंडिंग, this is the armature resistance, this is the generator। अच्छा, अंडर नो लोड कंडीशन मैंने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया। अंडर लोड नो लोड कंडीशन में इसको देख लेता हूँ। सो दिस इज माई आर्मेचर करंट, ये मेरे पास फील्ड वाइंडिंग है और यहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस होगा, दैट इज आर एफ, फील्ड रेजिस्टेंस। यहाँ पे वोल्टेज जो होगा मेरे पास ई नोट होगा। ई नोट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई लोड नहीं है तो आर्मेचर रिएक्शन भी नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई दिस वोल्टेज जनरेटेड बाय दिस जनरेटर इज ई नोट। अच्छा, जब अब मैं दिस इज माय वोल्टेज, ओके, एंड दिस इज माय करंट। सुनिए, this is my current and this is my voltage। अच्छा, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास होते हैं तो वो शंट जनरेटर का कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास कोई फील्ड करंट नहीं है, अंडर नो लोड कंडीशन कोई फील्ड करंट नहीं है, तो आपका यहाँ पे वोल्टेज भी यहाँ पे कोई फील्ड करंट नहीं है। फील्ड करंट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आपका वोल्टेज भी ज़ीरो होगा। तो फील्ड करंट जब ज़ीरो है तो आपका वोल्टेज भी ज़ीरो है। उसके बाद जब आप का जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे वोल्टेज बोल्ट अप स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे फील्ड करंट भी आपके पास आएगा। तो जैसे जैसे आपका फील्ड करंट इंक्रीज होता जाएगा तो आपका वोल्टेज भी इंक्रीज होता जाएगा, कुछ इस तरह होगा। और एंड पे आपका वोल्टेज कब इंक्रीज होगा, कब तक? अंडर नो लोड कंडीशन आपका वोल्टेज इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पे जब ये आपका मैग्नेटिक सेचुरेशन कंडीशन यहाँ पे आ जाता है, मैग्नेटिक सेचुरेशन कंडीशन मीन्स कि आपके फ्लक्स लाइंस जब मैक्सिमम हो जाते हैं, यानी मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाते हैं, यानी ये फील्ड कॉइल जो है ये आपका सेचुरेट हो गया। तो जब ये सेचुरेट हो जाएगा तो कांस्टेंट फ्लक्स लाइन होगी और स्पीड भी टरबाइन का कांस्टेंट है, तो आपका आर्मेचर करंट यानी फील्ड करंट आपका कांस्टेंट रहेगा। तो जितना आप फिर फील्ड करंट को इंक्रीज करते जाओ लेकिन आपका जनरेशन कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये आपका जनरेशन होगा। सही है। अच्छा, अब हमारे पास एज वी नो दैट हमारे पास रेजिस्टेंस ओम लॉ हमें कहता है कि रेजिस्टेंस इज द स्लोप ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन, तो इट मीन्स कि मेरे पास स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये वोल्टेज आर एफ, दिस रेजिस्टेंस आर एफ इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो लेट्स से वो मेरे पास ये लाइन है, ये लाइन मुझे, दिस इज द फील्ड रेजिस्टेंस लाइन आर एफ, ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? एज वी नो दैट यहाँ पे जो जनरेशन होगा उसमें से कुछ ड्रॉप जो होगा वो यहाँ पे होगा और कुछ ड्रॉप यहाँ पे होगा, ओके। अभी हम इस तरह कर लेते हैं कि आर्मेचर ड्रॉप को इनकाउंटर नहीं करते, बस। सही है। सो यहाँ पे आपका ड्रॉप होगा और यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो आपका ई नोट जो होगा, आप ये कह सकते हो कि आपका ई नोट जो होगा वो आई एफ आर एफ होगा प्लस एल, एल इज द इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर, डी आई एफ डिवाइड बाई डी टी होगा। सो यू कैन से दैट कि आपका जो, लेट से मेरा फील्ड करंट ये है, सही है। तो जब इस फील्ड करंट पे आपका जो ड्रॉप होगा वो इतना होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका जो ड्रॉप होगा, ये ड्रॉप ये आपका आई एफ आर एफ होगा और ये ड्रॉप आपका एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर होगा। दिस विल बी एल डी आई एफ बाई डी टी होगा और ये जो होगा ये आई एफ आर एफ होगा, सही है।
तो जैसे जैसे आप आई फीड करंट को इंक्रीज करते जाओ तो ये आपका इंक्रीज होता जाएगा, यानी फीड रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप आएगा वो इंक्रीज होता जाएगा और ये आपका कम होता जाएगा। सो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आपका सारा ड्रॉप क्या होगा, सारा ड्रॉप आपका फील्ड रेजिस्टेंस में सारा ड्रॉप होगा और कोई स्टोरेज यहाँ पे नहीं होगा। सही है, यानी ये आपका मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच गया है। सही है, यानी सेचुरेशन, ये सेचुरेट हो गया है। सही है, तो फिर सारा ड्रॉप जो होगा वो यहाँ पे होगा, तो तब आपके पास जो जनरेशन होगा वो कितना होगा, वो ई नोट होगा आपका, वो आपका ये होगा ई नोट। सो दिस इज फॉर वन स्पेसिफिक फील्ड रेजिस्टेंस। ओके, ये एक ही फील्ड रेजिस्टेंस के लिए आपका मैक्सिमम जनरेशन इतना होगा। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको इंक्रीज कर लेते हैं, फील्ड रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर लेते हैं। तो फील्ड रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने का मतलब यही है कि आप इस स्लोप को इंक्रीज कर लो। सही है, यानी वोल्टेज, ये इस स्लोप को इंक्रीज कर लो। तो इस स्लोप को अगर मैं इंक्रीज कर लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लेट से मेरा स्लोप ये हो गया। तो अब मेरे पास क्या होगा, आपका फीड करंट इंक्रीज करते जाओ तो यहाँ तक आपका फीड करंट इंक्रीज होगा और वोल्टेज कितना वोल्ट होगा, वोल्टेज आपका ये वोल्ट होगा, यानी आपका अब मैक्सिमम वोल्टेज कम हो गया। सही है, यह वोल्टेज आपका कम हो गया। अच्छा, अब और इंक्रीज करने से आपका वोल्टेज और कम होते जाएगा। सो अगर आप इस वोल्टेज को इतना सॉरी इस रेजिस्टेंस को इतना इंक्रीज कर लो तो आपका जो ये कोयल जो होगा ये जस्ट आपके इस जनरेटर को जस्ट एक्साइट करेगा। सही है, सो दैट रेजिस्टेंस इन विच द फीड कोयल जस्ट एक्साइट द जनरेटर इज नोन एज क्रिटिकल रेजिस्टेंस, उसको हम क्रिटिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, दिस इज नोन एज क्रिटिकल रेजिस्टेंस। क्रिटिकल रेजिस्टेंस इज द लिमिट। ओके, हमें लिमिट देता है कि अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दो और इंक्रीज कर लो तो फिर कोई वोल्टेज बिल्ड अप नहीं होगा। सही है, सो इफ द रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन, if the field resistance is greater than RC critical resistance, then no voltage will build up. सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने हमेशा जो आपका फील्ड रेजिस्टेंस होगा that should be less than the critical resistance for the generation. ओके, जनरेशन के लिए आपने इस फील्ड रेजिस्टेंस को लेस देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस रखना है ताकि आपका जनरेशन हो सके, अदरवाइज आपका कोई जनरेशन नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। अच्छा, अभी तक जितने भी हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे थे वो कैरेक्टरिस्टिक हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम क्या कर लेते हैं, हम अब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की तरफ आ जाते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले सेल्फ एक्साइटेड में हम सीरीज जनरेटर को डिस्कस कर लेते हैं। सो एज वी नो दैट सीरीज जनरेटर में क्या होता है, सीरीज जनरेटर में आपका इस तरह का सीरीज कॉइल होता है दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस जनरेटर और लोड भी सीरीज में होता है। सो दैट्स वाई आपका आर्मेचर करंट आई लोड के इक्वल होता है और आई लोड आपके आई सीरीज के इक्वल होता है। सही है, यानी करंट आपका कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, इसका कर्व जो होगा, लास्ट टाइम अभी हम ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक से जो शंट जनरेटर का पढ़ रहे थे, तो शंट जनरेटर का और सीरीज जनरेटर का ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा। ओके, इस तरह होगा, इस तरह आपका शंट का भी इसी तरह होगा। सही है, यानी दोनों का सेम वोल्टेज, लोड करंट, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक वो दोनों सेम होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं लोड, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में हमारे पास कोई लोड नहीं था, अब अगर मैं यहाँ पे लोड को इंक्रीज कर लूँ, यानी लोड मेरा इंक्रीज हो गया, इट मीन्स कि लोड करंट आ गया, यहाँ पे आर्मेचर करंट आ गया, तो लोड की वजह से यहाँ पे मेरे पास आर्मेचर रिएक्शन होगा। लास्ट फ्यू वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि लोड की वजह से आर्मेचर रिएक्शन होता है या नो लोड की वजह से, और क्यों होता है वो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो लास्ट फ्यू वीडियोस में आप उसको देख सकते हो।
सो वहाँ पे लोड आ गया, तो लोड की वजह से आर्मेचर रिएक्शन हो गया, तो आर्मेचर रिएक्शन में हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी आपके फ्लक्स लाइंस, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से आपके फ्लक्स लाइंस डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो जनरेशन वोल्टेज होता है वो भी डिक्रीज हो जाते हैं। तो फिर आपका क्या होगा, तो आपका कर्व कुछ इस तरह बनेगा फिर। ओके, यानी इतना ड्रॉप आएगा, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से इतना ड्रॉप आएगा, और इसको हम इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। अभी हम बाहर नहीं निकले जनरेटर से, दिस इज इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। ओके, आप बाहर आ जाते हैं जनरेटर से, तो बाहर जब आप आ जाओ तो यहाँ पे हमारे पास आर्मेचर ड्रॉप भी होगा, तो आर्मेचर ड्रॉप की वजह से भी हमारे पास कुछ वो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो आर्मेचर ड्रॉप, तो वो वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, एक्चुअली दिस इज द ओहमिक ड्रॉप। ओके, ये ओहमिक ड्रॉप है, तो इट मीन्स कि ये लीनियर ड्रॉप है। लीनियर ड्रॉप मीन्स कि यहाँ पे V इज इक्वल टू V बाई आई इज इक्वल टू R ड्रॉप होगा, यानी लीनियर ड्रॉप होगा। तो लेट से वो लीनियर ड्रॉप कितना है, वो लीनियर ड्रॉप लेट से आपका इतना है, सही है। ये आपका कर्व बन रहा है, दिस R, ये R आपका ये कर्व बना रहा है। तो अब यहाँ पे देख लो, लेट से ये मेरे पास लोड करंट है, तो यहाँ पे कितना ड्रॉप आएगा, ओहमिक ड्रॉप, वो इतना ड्रॉप आएगा, सही है, इतना ड्रॉप आएगा। तो ऊपर से भी इतना ड्रॉप आएगा, यानी ओहमिक ड्रॉप ऊपर जो होगा वो भी इतना ही होगा यहाँ पे। ओके, इसके इक्वल होगा, तो इतना आपने नीचे कर्व बनाना है, दैट इज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ पे सीरीज जनरेटर, तो इसका भी अपना कोई, ये तो आइडियल नहीं होता प्रैक्टिकली, इसका भी थोड़ा सा आर सीरीज का भी सीरीज वाइंडिंग का भी सम थोड़ा सा माइन्यूट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, उसको हम आर सीरीज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर सीरीज और आर ए दोनों सीरीज में है, तो आई ए आर सीरीज, दैट इज द ओहमिक ड्रॉप। ओके, ये ओहमिक ड्रॉप भी आपका यहाँ पे होगा। तो दिस इज द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो यहाँ पे आपका वोल्टेज आपको मिलेगा। अच्छा, जब फुल नेट यानी कंप्लीट, जब जितना कितना जनरेशन होता है, दैट इज ई नॉट। आर्मेचर रिएक्शन के बाद कितना आउटपुट आ रहा था मेरे पास, ई। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के बाद मेरे पास कितना वोल्टेज आ रहा था, दैट इज वी। तो यहाँ पे आपको टर्मिनल पे वी वोल्टेज मिलेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक। ओके, ये मैंने डिस्कस के लिए ऊपर। अब आ जाते हैं शंट जनरेटर की तरफ। मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, फ्यू मिनट्स पहले मैंने आपसे डिस्कस के लिए कि मेरे पास ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक सीरीज और शंट दोनों का सेम होगा। ओके, अच्छा, और मेरे पास जो ये आर्मेचर, सॉरी नॉट आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग के जो रेजिस्टेंस हैं, इसको मैं वेरी कर सकता हूँ, अप और डाउन कर सकता हूँ। तो लास्ट फ्यू मिनट्स पहले मैंने डिस्कस कर लिया कि आपने इसको सबसे पहले आपने लोड को जब आपने कनेक्ट नहीं किया, तो आपने इसको चेक करना है कि ये रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है। आइदर दिस रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस और लेस देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया कि मेरा जो रेजिस्टेंस है ये लेस देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, और उस पे मेरे पास कितना वोल्टेज बुल्ट अप होगा, यानी ई नोट मेरे पास कितना होगा। सो नो लोड है तो ई नोट, तो ई नोट मेरे पास इतना होगा। दिस इज माई एम इज माई ई नोट, ये वोल्टेज मेरे पास आ गया। अब मैं क्या कर लूँ, अब मैंने लोड को कनेक्ट करना है। लोड कनेक्ट करने से आपके पास लोड करंट आएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, लोड करंट आएगा और हमारे पास आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट भी आ जाएगा। तो हमारे पास जो ड्रॉप आएगा वो कुछ इस तरह होगा, यानी ये आपका आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ड्रॉप आ गया। मैक्सिमम वोल्टेज इतना था, अब यहाँ पे इतना आ गया, यानी लेट से दिस इज माई रेटेड करंट। ओके, लोड करंट ये है, तो आपका यहाँ पे इतना वो बनेगा, वोल्टेज आपका लेस देन होगा, ये वोल्टेज आपके पास आएगा, दैट इज ई, सही है। अच्छा, अब हमारे पास आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से भी ड्रॉप आएगा, तो वो ड्रॉप कितना होगा, वो भी आपका इतना ही होगा। कितना होगा वो आप इस लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये लेट से आपका रेजिस्टेंस है V बाई आई, चाहिए आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो ये ड्रॉप कितना है, वही ड्रॉप आपका यहाँ पे भी होगा। सो दिस इज माई एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ओके, so this is all about the shunt generator, characteristic of shunt generator. If you have any question, अगर कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी टॉपिक में, सही है, वीडियो के कोई भी टॉपिक में आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, या आप इस तरह कर लिया करके हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज दो हैं, एक पेज है एजुकेशन इज़ द की ऑफ पॉलिसी, सही है, इज़ द की ऑफ पॉलिसी। तो
एक ये पेज है, इस पे भी आप इनबॉक्स कर सकते हो, और या एक दूसरा पेज है दैट इज द जॉब टेस्ट प्रिपरेशन। तो शायद इसका लिंक प्रिपरेशन में डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, सही। तो जॉब टेस्ट प्रिपरेशन में मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे एमसीक्यूज जो जनरल पोर्शन होते हैं वो सब कुछ इस पेज में मैं कवर करता हूँ। यहाँ पे आपको वीडियोस भी मिलेंगे जनरल पोर्शन के, सही है। जनरल पोर्शन में करंट अफेयर आ जाता है, जनरल नॉलेज आ जाता है, पाक स्टडी वगैरह सब कुछ वो यहाँ पे उसके एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। ओके, सो आप यहाँ पे जॉब टेस्ट प्रिपरेशन भी मुझे इनबॉक्स कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं आपने पूछने हैं तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो मुझसे। अच्छा, दिस इज अब कंपाउंड जनरेटर रहता है, तो कंपाउंड जनरेटर को डिस्कस कर लेते हैं, सही है। ये सब कुछ हमने कवर कर लिया है। कंपाउंड जनरेटर, तो कंपाउंड जनरेटर में हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास सीरीज वाइंडिंग होता है, एक हमारे पास शंट वाइंडिंग होता है। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि हमारे पास कम्युलेटिव कंपाउंड होता है और डिफरेंशियल कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक में हमारा कंपाउंड को फर्दर डिवाइड कर लेते हैं अवर कंपाउंड में, फ्लैट कंपाउंड में और अंडर कंपाउंड में। यानी कंपाउंड जनरेटर के थ्रू आप मल्टीपल टास्क कर सकते हो, यानी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आपने जनरेटर को क्या बनाने, कम अवर बनाने, फ्लैट बनाने या अंडर बनाने। अच्छा, आपने इसको किस तरह बनाने, तो अब वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इस तरह होता है कि ओके, हमारे पास एज वी नो दैट फेराडे लॉ ने हमें क्या कहा था कि आपका जो ईएमएफ होगा दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स टाइम, यानी जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा तो उतना आपका ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, सही है। इन 1 सेकेंड जितना ज्यादा चेंज आएगा फ्लक्स में उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, या अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर लो तो आपका ईएमएफ भी ज्यादा इंड्यूस होगा। ओके, अच्छा तो अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी होता है बिकॉज ऑफ द लेंस लॉ, सही है। लेंस लॉ यानी आपका ईएमएफ जो इंड्यूस होगा दैट विल बी ऑपोजिट टू द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास इन नंबर ऑफ टर्न्स को हम इंक्रीज कर लेते हैं, सही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवर कंपाउंड जनरेटर। तो ओवर कंपाउंड में हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर लें तो ईएमएफ मेरे पास यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, यानी जनरेशन यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो अच्छा इसको इस तरह पढ़ लेते हैं। द सीरीज वाइंडिंग टर्न्स आर सो एडजस्टेड दैट विद द इंक्रीज इन लोड करंट, जैसे ही आप लोड करंट को इंक्रीज करते हो द टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज, तो ये टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज करेगा, सही है। यानी यहाँ पे जनरेशन होगा, यानी ये वोल्टेज ये क्या होगा, यहाँ पे ऑपोजिट आपका बिल्ड अप होगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे स्टोरेज होगा और ऑपोजिट होगा, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव नेगेटिव होगा, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो आप केवीएल अप्लाई कर लो तो आपका जो जनरेशन होगा दैट इज इक्वल टू ई सीरीज, नो सॉरी, जनरेशन आपका क्या होगा, जनरेशन प्लस ई सीरीज आएगा, केवीएल आप अप्लाई कर लो, दैट इज इक्वल टू वी। तो आपका जो वोल्टेज होगा दैट विल बी ग्रेटर देन दिस, यहाँ पे मेरे पास क्या है, दिस इज ई, तो दैट इज ग्रेटर देन दिस टर्मिनल होता है। ओके, so in such a case as the load current increase, the series field mmf increase and tend to increase the flux and hence the जनरेटेड वोल्टेज। ओके, ईएमएफ इंक्रीज होगा, फ्लक्स इट मींस के फ्लक्स आपका इंक्रीज हो रहा है, तो जिसकी वजह से आपकी जनरेटेड वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। द इंक्रीज इन जनरेटेड वोल्टेज इज ग्रेटर देन आईएआर है, यानी यहाँ पे जो आपका आईएआर है कि में जो ड्रॉप आ रहा है उससे ये जनरेशन ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, सही है। तो जब ज्यादा होगा तो तब आपका यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज बिल्ड अप होगा, सही है, यानी आपका ओवर कंपाउंड आ जाएगा। सो द इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग द टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज एज शोन इन फिगर कर्व है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपका डिक्रीज होगा, आपका जो वोल्टेज होगा वो इस तरह का आएगा, डिक्रीज होगा। लेकिन इसकी वजह से आपका डिक्रीज नहीं होगा, वो आपका यहाँ पे भी इसकी वजह से भी, इस सीरीज वाइंडिंग की वजह से भी जनरेशन हो रहा है, यानी फ्लक्स लाइन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपका कर्व ऊपर की तरफ आएगा। ओके, अच्छा अब हम उसकी तरफ आ जाते हैं, फ्लैट कंपाउंड की तरफ। तो फ्लैट कंपाउंड में क्या होता है कि जितना ड्रॉप आपका यहाँ पे आ रहा है, लेट्स से 5 वोल्ट ड्रॉप आपका यहाँ पे आ रहा है,
तो उतना ये सीरीज वार्निंग जनरेट कर रहे हैं, 5 वोल्ट उसको जनरेट कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं, सही है। ये सीरीज वार्निंग एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं, तो आपका जो वोल्टेज होगा ये आपका इक्वल होगा यहाँ पे, क्योंकि ये ड्रॉप यहाँ पे भी ड्रॉप हो रहे हैं, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, तो यहाँ आपका ड्रॉप यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे E दिस विल बी लेट्स से 5, V लेट्स से दिस इज आल्सो 5, यानी इतना ड्रॉप हो रहे हैं। तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो आपका E जो होगा वो V के इक्वल होगा, दैट इज फ्लैट कंपाउंड। इससे पहले जो था, लेट से इससे पहले जो ओवर कंपाउंड था उसमें क्या था, उसमें जो ड्रॉप था वो लेस था, और जो ये सीरीज में जो था वो ग्रेटर था। तो आपका क्या आ रहा था, E प्लस 5 इज इक्वल टू V आ रहा था, यानी टर्मिनल वोल्टेज से ये ग्रेटर आ रहा था, यानी टर्मिनल वोल्टेज आपका ग्रेटर आ रहा था E से, सही है। दिस इज E, तो ये आपका वोल्टेज इतना आ रहा था, यहाँ पे ये 5 था। अच्छा, अब अंडर कंपाउंड की तरफ आ जाते हैं। तो अंडर कंपाउंड में अगर हमारे पास इस तरह हो जाए कि ये सीरीज वार्निंग जो होते हैं इसके नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास कम हो जाए, तो जब कम होंगे तो ईएमएफ भी आपका कम होगा, सही है। तो अब क्या होगा, अब आपका यहाँ पे लेट से कितना वोल्टेज हो रहे हैं, अब यहाँ पे लेट से 2 वोल्ट हो रहे हैं, सही है। तो ये आपका 2 वोल्ट हो जाएगा। तो अब कितना आएगा, यहाँ पे आपके पास V, ये आपके पास -3 आ जाएगा, यानी आपका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा दैट्स विल बी लेस देन E, तो लेस देन E होगा, इस तरह होगा, सही है। तो ये टर्मिनल, इसको हम अंडर कंपाउंड जनरेटर कहते हैं, सही है। फ्लैट कंपाउंड और कंपाउंड अंडर कंपाउंड जनरेटर, हम इसको इस तरह एनालाइज करते हैं, सही है। अच्छा, अब अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करोगे, डिक्रीज करोगे, या तो आप उसके थ्रू कंपाउंड जनरेटर को ओवर कंपाउंड भी बना सकते हो, फ्लैट कंपाउंड भी बना सकते हो, अंडर कंपाउंड भी बना सकते हैं। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट दी MCQs, ओके। और अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट था वो रह गया था, और एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस सॉरी कि प्राइम मूवर क्या होता है, और मेरे पास जो गवर्नर होता है वो क्या होता है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम मूवर, एक्चुअली इंजीनियरिंग में प्राइम मूवर जो होता है वो आपका इंजन होते हैं, ओके। इंजीनियरिंग फील्ड में आपका जो प्राइम मूवर होता है वो आपका इंजन होता है, सही है। तो इंजन क्या करते हैं, आपके फ्यूल को कन्वर्ट करते हैं किस में, यूजफुल वर्क में, सही है। तो लाइक हमारे पास जो डैम्स होते हैं, सही है। तो डैम्स में क्या होता है, वाटर होता है, वाटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वाटर हमारे पास फ्यूल है, उसको हम यूजफुल वर्क मीन्स के इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको फिर हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, सही है। तो किसके थ्रू, टरबाइन के थ्रू। तो वहाँ पे आपका जो जनरेटर हो गया उसको आप प्राइम मूवर कह सकते हो, सही है। तो इंजन जो होता है उसको हम बेसिकली प्राइम मूवर कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास प्राइम मूवर, गवर्नर किसको कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली हमारे पास इस तरह होता है ना कि स्पीड का रिलेशन जो होता है दैट इज़ 120F डिवाइड बाई P होता है। तो जब आपके पास जनरेटर आ जाते हैं तो जनरेटर में तो ऑलरेडी कांस्टेंट नंबर ऑफ पोल्स होंगे, पोल्स तो चेंज नहीं होंगे, ओके। ये आपका कांस्टेंट रहेगा, दिस इज आल्सो कांस्टेंट नंबर। फ्रीक्वेंसी हमारे पास पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज मीन्स के जितने भी डिवाइसेस होते हैं हमारे घरों में वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी को ज़ीरो कर दो, जिस तरह अभी फ्यू डेज पहले पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन हो गया था, तो वो किसकी वजह से हो गया था, CEO ने ट्विटर किया था कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से एकदम ज़ीरो हो गई। सो 0 हर्ट्ज पे सारे डिवाइसेस जो है वो स्टॉप हो गए। तो ये तो शुक्र है कि वो 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज हो गई। अगर वो 50 हर्ट्ज से मैक्सिमम हो जाते तो हमारे जो जितने भी डिवाइसेस हैं घरों में वो जल जाते हैं, सही है। तो
वो काम छोड़ देते हैं। तो जब भी फॉर एग्जांपल आपने चाइना को ऑर्डर दे दिया कि अब मेरे लिए आप इस तरह कर लो कि इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट डिज़ाइन कर लो, लेट्स से टीवी आपने दे दिया कि मुझे, मेरे लिए आप टीवी को डिज़ाइन कर लो, तो वो देखेगा पाकिस्तान में फ्रिक्वेंसी क्या है, वो फ्रिक्वेंसी को चेक करेगा कि पाकिस्तान में क्या फ्रिक्वेंसी है। तो पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, तो 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंगली वो इस टीवी को डिज़ाइन करेगा। आई थिंक इंडिया में, आई थिंक दैट इज 60 हर्ट्ज है, तो चाइना इंडिया के लिए फिर 60 हर्ट्ज के अकॉर्डिंगली उस टीवी को डिज़ाइन करेगा। सो दिस इज होल अबाउट फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी आपके पाकिस्तान में कांस्टेंट होती है, तो फ्रिक्वेंसी भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पोल्स भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो इट मीन्स कि आपने जनरेटर की जो स्पीड है उसको कांस्टेंट रखना है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास डैम्स होते हैं, सही है, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हम टरबाइन को स्पीड अप और स्पीड डाउन करते हैं। वहाँ पे टरबाइन रन होता है किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, और वाटर कहाँ से आता है, रिजर्वायर से आता है, सही है। तो रिजर्वायर में क्या होता है, इस तरह नीचे टरबाइन होता है, सही है। तो टरबाइन में वाटर आता है और यहाँ पे टरबाइन रोटेट होता है। अच्छा, तो जब बारिश होता है, सही है, तो रिजर्वायर में पानी स्टोर होता है। तो जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है, जब कम बारिश होगा तो कम पानी आएगा। तो जब ज़्यादा बारिश होगा तो ज़्यादा पानी आएगा, तो ज़्यादा पानी यहाँ पे भी टरबाइन पे भी आएगा। तो जब ज़्यादा पानी टरबाइन पे आएगा तो टरबाइन स्पीड अप होगा, तो यहाँ पे मेरे पास स्पीड डिस्टर्ब होगा, यानी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ स्विच लगाना है जो यहाँ पे पानी के एरिया को कम कर ले और कभी ज़्यादा कर ले। तो जब ज़्यादा पानी होगा, जब ज़्यादा बारिश होगा तो ज़्यादा पानी आएगा, तो इस स्विच को मैं थोड़ा सा, यानी एरिया को मैं डिक्रीज कर लेता हूँ ताकि पानी कम जाए इस टरबाइन पे, सही है, यानी स्पीड को कांस्टेंट कर लें। अब जब कम बारिश होगा तो कम पानी होगा रिजर्वायर में, तो यहाँ पे मैं इस स्विच को थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ ताकि एरिया बढ़ जाए, सही है, तो ताकि ज़्यादा पानी आए इस टरबाइन पे, ताकि स्पीड मेरे पास कांस्टेंट हो, स्पीड अब डिक्रीज ना हो। तो इसको, स्विच को हम गवर्नर कहते हैं, सही है। ये गवर्नर के थ्रू हम इन पानी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। पानी के फ्लो को कभी इंक्रीज करते हैं, कभी डिक्रीज करते हैं, वो इस गवर्नर के थ्रू करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट video. Thanks for watching. Allah Hafiz.